बेटा पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड, याद आ रहा है आपको? राइट, जल्दी से बोलो, यही डील किए थे ना हम लोग रदरफोर्ड। यस मैम। इस पे बात किए थे रदरफोर्ड पे, वो कनेक्टिविटी रहनी चाहिए आपकी। और ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड यहाँ तक लीगली आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। आपके जो स्कूल का एग्जाम्स होगा या कहीं एग्जाम होगा तो इसमें नहीं आएगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की गारंटी नहीं दे सकते हैं, इसलिए बेस हम लोग बात कर लिए। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड में आपको पता है कि हम लोगों ने क्या बोला कि ये क्या क्या चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, राइट, ये हम लोग डिस्कस किए थे। दूसरा और क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे? फर्स्ट वी सेड कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। सेकंड वी सेड, आप बता दो जल्दी से, सेकंड हम लोगों ने क्या बोला था? इट कुड नॉट एक्सप्लेन Spectrum of an atom. Spectrum of an atom. spectrum. Spectrum of this. Exactly. It could not explain spectrum of an atom. देखो स्पेक्ट्रम वर्ड आपके लिए सबके लिए नया होगा अभी, या किसी को आइडिया है स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं? Do you have any idea like which is called spectrum here? कुछ भी जानते हो स्पेक्ट्रम के बारे में? नहीं, ये या colors obtained on the scale of the 7 colors of light. Okay, 7 colors of arrangement of 7 colors. बेटा ये रेनबो वाली जो not only 7 colors, there are different types of exactly, like UV rays and gamma rays, red, ultraviolet and all. Very good, very good. देखो स्पेक्ट्रम क्या होते हैं वो तो आगे आपको बताएंगे। अभी पहले जैसे वी सेड इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको थोड़ी सी एक हिंट देते हैं स्पेक्ट्रम है क्या। इट कुड नॉट एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट कुड नॉट एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर कितना प्रेजेंट है इसको ठीक से इन्होंने नहीं बताया। देखो ड्रॉबैक किसी का क्यों हो जाता है, दूसरा उसको अच्छा, आप कंपैरिजन करने लगते हो, दूसरे ने बता दिया इन्होंने नहीं बताया। जबकि ये बात को हर समय ध्यान रखना कि रदरफोर्ड के लिए हम लोग को ग्रेटिट्यूड इसलिए रहनी चाहिए कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट आज के डेट में भी उसको फॉलो किया जाता है। ठीक है, उनको कंक्लूजन नहीं समझ में आया, कंक्लूजन नहीं समझ आया, बहुत अच्छे से उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक्सपेरिमेंट दैट वाज परफेक्ट। सो इनके लिए ग्रेटिट्यूड रहना चाहिए हर समय, और इनका नाम बार बार हम लोग को लेना चाहिए। ड्रॉबैक इसलिए बोला गया कि बेचारे अपनी लाइफ टाइम में बहुत सारी बातें नहीं बता पाए। इट कुड नॉट एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके लिए ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहला था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बता पाए अराउंड न्यूक्लियस, अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है, ये बताया कि एकदम से सोलर सिस्टम की तरह है। दिस थिंग ही सेड कि जैसे सोलर सिस्टम होता है, सोलर सिस्टम की तरह ये यहाँ पर वर्क करता है। प्लैनेट्स जैसे चक्कर काटते हैं, अपने स्पिन करते हैं प्लैनेट्स अपने एक्सिस पर अराउंड न्यूक्लियस, सॉरी अराउंड सन, वैसे ही आपका एटम का स्ट्रक्चर है। एटम लुक्स लाइक सर्कल। अब यहाँ पर थोड़ी सी हम बात करेंगे कि स्पेक्ट्रम, पूरी बात नहीं बताएंगे आपको, लेकिन अभी ये वर्ड आया है तो स्पेक्ट्रम, पूरी बात अभी नहीं बताएंगे बेटा। स्पेक्ट्रम में बहुत सारी बातें अलग तरह से सीखना है हमको। स्पेक्ट्रम जानते हो क्या है? एक ये पैटर्न है, एक डिजाइन जैसे हम लोग कहते हैं ना, ये पैटर्न है। इस पैटर्न में क्या होता है, जितने भी रेडिएशंस हैं, व्हाटएवर रेडिएशंस वी आर गेटिंग अराउंड अस, हर रेडिएशंस की पहचान आपको हमने क्या बोली थी कि रेडिएशंस आर बेसिकली पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ये बताया था ना आपको, रेडिएशंस पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, जिसका एनर्जी कितना है, h न्यू करते हुए। ठीक है, एंड दीज थिंग्स व्हेन दे आर मूविंग, जब एनर्जी मूव करता है तो दे क्रिएट डिस्टर्बेंस, एंड इस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से यहाँ पर इस हर रेडिएशंस की पहचान है उसके वेवलेंथ से। हर एक रेडिएशंस, ढेर सारे रेडिएशंस है, एंड हर रेडिएशंस की पहचान उसके वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी से है। ये जो आप देख रहे हो इसको वेवलेंथ बोलते हैं। तो हर एक का वेवलेंथ अलग हो सकता है, हर एक का फ्रीक्वेंसी अलग हो सकता है। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये क्या हम लोग बात समझे हैं कि जितने भी आपके रेडिएशंस हैं, all the radiations are having different wavelength, different frequency. ठीक है, अब क्या है
कि जैसे किसी जिंक सल्फाइड स्क्रीन, यदि कहीं से बहुत सारे रेडिएशंस निकल के आ रहा है, कहीं से भी, जैसे सनलाइट की बात करो, बहुत सारे रेडिएशंस आ रहे हैं, ठीक है, उन रेडिएशंस को यदि किसी स्क्रीन पर हम लोग इकट्ठा करने की कोशिश करें जो कि रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकता है, स्पेशली जिंक सल्फाइड स्क्रीन वगैरह जो है, तुम बिलीव नहीं करोगे, दीज रेडिएशंस गेट अरेंज्ड। बेटा ये सारे रेडिएशंस आपका अरेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। आपको ये बताते हैं जरा सा, ये जितने भी रेडिएशंस हैं, क्या हमने बोला हर रेडिएशंस की पहचान किस चीज से, उसके वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी से। जैसे कहते हैं ना असेंबली में, आप स्कूल में असेंबली में खड़े होते हो तो उस असेंबली में कहा जाता है कि ऑल आर गेटिंग अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू हाइट वाइज। तो एक डिसिप्लिन ऑर्डर दिखता है ना स्कूल का, लाइन में खड़े हो जाओ आप, कहा जाता है तो लाइन में खड़े हो जाओ। छोटे में आपको सिखा दिया कि भाई लाइन में खड़े होना तो छोटे से बड़े की तरह खड़े होना, वैसे ही वो एक लाइन, एक डिसिप्लिन लाइन बनता है। वैसे ही आपका स्पेक्ट्रम, ये रेडिएशंस के साथ भी बहुत अच्छी बात है, रेडिएशंस गेट अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। ये अरेंज हो जाता है स्क्रीन पर अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। क्या हम सारे रेडिएशंस को देख सकते हैं? नहीं। हमारी आंख देख सकती है 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेकर के 7000, इसमें थोड़ा 19-20 रहता है। आर्मस्ट्रॉन्ग सुना होगा, ये 8 नॉट सुने हो, आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं इसको, जिसका मतलब होता है 10 to the power -10 मीटर, ठीक है, 10 to the power -10 मीटर होता है। बेटे हमारी आंख इससे 19-20 हो सकता है आपका डेटा के साथ, थोड़ा बहुत इधर से उधर हो सकता है, लेकिन हमारी आंख जो है, जैसे कहते हैं ना कि डॉगी कुछ ज्यादा वेवलेंथ, दूसरी वेवलेंथ को, फ्रीक्वेंसी को नोटिस कर सकता है। हमारी आंख, हमारी सेंस, हमारी कान किसको सुन सकती है, किसको देख सकती है, वो भी लिमिटेड है, ठीक है, लिमिटेड होता है। हमारी आंख एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को देख सकती है, दैट इज 4000 to 7000, जो कि आपका विवग्योर आता है। विवग्योर जो सुना है ना, जो आप रेनबो के बारे में बताते हो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो एक बात जान लो, जिससे भी ऑब्जेक्ट से रेडिएशंस निकलता है, सपोज सन की बात कर रहे हैं, इतने सारे रेडिएशंस को हम लोग, यदि आपके पास आ रहा है एक, लेकिन उसको हम लोग प्रिज्म एक ऐसा चीज है, यदि मिक्स्ड होकर के रेडिएशंस भी आ रहा है ना, इफ मिक्स्ड होकर के रेडिएशंस, इफ यू आर गोइंग टू मेक देम टू पास थ्रू प्रिज्म, यदि प्रिज्म से पास करवाएंगे ना, तो प्रिज्म क्या करता है, एक एक को अलग अलग कर देता है। जैसे तुम मैगी इकट्ठा जो सॉलिड फॉर्म में है, गर्म पानी में डालते हो तो वो एक एक रेशा अलग अलग हो जाता है, मैगी का छितरा जाता है। जो तुम जब खाते हो तो सब अलग अलग रहता है ना उसका, जब सारा कुछ डिस्पर्स एकदम से स्कैटर्ड हो जाता है, वैसे ही ये जितने रेडिएशंस जो हैं वो मिक्स्ड होकर के आते हैं, मिक्स्ड वेवलेंथ के साथ आते हैं, लेकिन जैसे उसको प्रिज्म से पास कराया जाता है, प्रिज्म में ये क्वालिटी है, इट मेक्स ऑल दैट वेवलेंथ टू गेट स्कैटर्ड, स्कैटरिंग होता है हर वेवलेंथ वाला। वही जो आपको हमने बताया मैगी का चीज गुथा हुआ है, वो एकदम से अलग अलग हो जाता है, अलग अलग होकर के स्क्रीन पे उसको कलेक्ट किया जाता है। इतने अच्छे से डिसिप्लिन ऑर्डर में दे गेट अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसमें आपको 4 से लेकर के जो 7 होगा ना, 4 से लेकर 7 वो विवग्योर होगा, वो हमारी आंख देखेगी। और वायलेट से ऊपर वाले, सपोज ये वायलेट है, वायलेट से ऊपर वाला अल्ट्रा वायलेट होगा, एंड रेड से नीचे वाला इंफ्रारेड होगा। समझ रहे हो? ये अभी बहुत सारी बातें करेंगे, इस पे आपको हम लिखाएंगे भी। फिलहाल मेरा इंटेंशन आपको लिखाने का नहीं है, आपको बस एक आइडिया देना है कि व्हाट इज स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम पे नोट्स वगैरह है बेटा, आपको आगे जाएगा। अभी हमको स्पेक्ट्रम के बारे में इतनी सारी बातें आगे करनी है। अभी बस एक वर्ड आया आपके सामने, तो एकदम रॉ फॉर्म में ध्यान रखो कि स्पेक्ट्रम इज अ पैटर्न in which different radiations get arranged according to increasing order of wavelength and decreasing order of frequency. So that is just a pattern. जैसे तुम्हारे से कोई भी क्वेश्चन करता है ना, हम सालों से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं व्हाट इज स्पेक्ट्रम फर्स्ट क्लास में, तो स्टूडेंट्स हमको कहते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। हो सकता है छोटी क्लास में क्या पढ़ करके आए हुए हैं, लेकिन आपको हर समय ध्यान रखना होगा कि छोटी क्लास में आप लिमिटेड चीज पढ़ते हुए आ रहे हो, और यदि आपको याद है तो शेयर करो, सो दैट आई कैन करेक्ट, वी कैन करेक्ट ऑल्सो। क्योंकि छोटी क्लास में इतने प्यार से, इतने मन से तुम लोग पढ़ते हो,
कि वो बाय डिफॉल्ट वो एकदम से कोडेड हो जाता है। ये हम अगले 4 दिन के बाद फिर पूछेंगे व्हाट इज स्पेक्ट्रम। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स हमको बोलेंगे अरे विवग्योर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, विवग्योर मतलब वायलेट इंडिगो। ये ध्यान रखना, स्पेक्ट्रम इज जस्ट अ पैटर्न। व्हाट इज स्पेक्ट्रम एग्जैक्टली? इट्स अ पैटर्न in which different radiations get arranged. Radiations, सबको दिख रहा है? Get arranged according to increasing order of wavelength. According to increasing order of wavelength, वेवलेंथ को लैम्डा से इंडिकेट करते हैं, एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। यही चीज किन्ने रदरफोर्ड ने नहीं बताया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, रदरफोर्ड बेचारे नहीं बता पाए थे और दूसरे साइंटिस्ट ने बता दिया, तो एकदम वाहवाही ले लिए दूसरे साइंटिस्ट ने। जैसे होता है ना कि तकदीर है, इसको क्रेडिट कम मिल जाता है। ठीक है, इसके जस्ट कौन सा साइंटिस्ट ने इसके बारे में खूब अच्छे से बताया? बोर साइंटिस्ट। क्योंकि ये जो है स्पेक्ट्रम जो है आपका पूरा 118 एलिमेंट्स, जब तो अलग अलग 118 एलिमेंट्स पूरा एकदम बढ़िया से आपको दिखाएगा। दिस इज अलग अलग स्पेक्ट्रम। जैसे हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग है, आई बॉल अलग है, जिसको हम लोग आधार कार्ड में कन्वर्ट कर दिए, वैसे ही हर एक एलिमेंट्स का भी स्पेक्ट्रम अलग अलग होगा। लेकिन स्पेक्ट्रम निकालते कैसे हैं, क्या है, वो आपको बोर्स मॉडल के तहत पढ़ने को मिलेगा। वो आज तो नहीं हो पाएगा, हो सकता है कल हो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में, मतलब 1-2 क्लासेस के अंदर आएगा। अब आ जाइए बेटा, ये रदरफोर्ड समझ लिए कौन से साइंटिस्ट ने मोर्चा संभाला था, इसको फिर से अच्छे से समझाने के लिए। दैट साइंटिस्ट इज बोर्स मॉडल। ठीक है, ऑफ एन एटम। व्हाट दिस साइंटिस्ट सेड, ये साइंटिस्ट ने क्या बताया? इन साइंटिस्ट का कहना था, इन्होंने क्या रेक्टिफाई किया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, ये इसका पूरे नोट्स है बेटा, स्लाइड्स है, इसलिए हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, वो सारा कुछ जाएगा आपके पास, आपको सारा कुछ मिलेगा इस चीज से रिलेटेड। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड अ न्यूक्लियस। आपका एजेंडा रहना चाहिए, कॉपी रखो, रफ कॉपी कोई रखो, और हम जो बनाएंगे उसको थोड़े से अपने से ट्राई कीजिएगा हमको देख करके। ये एक लाइव क्लास का एडवांटेज होता है कि आप खुद बनाइएगा। उस समय क्लास के सामने कोई रफ नोटबुक रखो, अभी ऑर्गेनाइज नहीं जाएगा, नोट्स जाएगा तो उसे ऑर्गेनाइज कर लीजिएगा। जस्ट कीप वन रफ नोटबुक ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ यू। जो हम पिक्चर बनाएंगे उस पिक्चर से तुम भी एक ट्राई करोगे समझने के लिए। जितना हम लोग ट्राई करते हैं ना, उससे समझ में अच्छे से आता है। इन्होंने क्या बोला, जो कि रदरफोर्ड से गलती हो गई थी, उनका कहना था कि इलेक्ट्रॉन जब किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये है, ये ऑर्बिट कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन इसी पर, ये जितने इसी पर स्पिन करेगा, ये इसको कह दिया गया कि जैसे एक लक्ष्मण रेखा खींचा जाता है कि उसके अंदर रहेगा। ये बात नहीं बोला गया, बोला गया एक लाइन खींचा हुआ है। बोर्स का कहना है कि भगवान ने बना के दिया है एक फिक्स्ड लाइन, सर्कुलर पाथ, जिस पर इलेक्ट्रॉन रहता है, जिस पर इलेक्ट्रॉन घूमता है। मतलब दिस इज योर फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, इससे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल हटेगा नहीं। ये रदरफोर्ड ने नहीं बताया था। फिक्स सर्कुलर पाथ ऑन विच इलेक्ट्रॉन, जैसे नहीं ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक, उसी पर ट्रेन को चलनी है, तो उन्होंने कुछ ऐसे ही बोला कि इलेक्ट्रॉन के लिए भी एक ट्रैक फिक्स्ड है। ट्रैक वर्ड यूज नहीं किया था, उन्होंने यूज किया गया फिक्स सर्कुलर पाथ ऑन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, ऑन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड अ न्यूक्लियस, on which electron revolves around a nucleus। ये बात समझ में आ रही है? क्या नया वर्ड था? फिक्स वर्ड इन्होंने यूज किया। एंड इस फिक्स सर्कुलर पाथ का नाम क्या डाला गया? ऑर्बिट, शेल, एनर्जी लेवल। और ये सब एकदम इंटेंशन के साथ चलो कि अरे ये तो रोड पे बाईं तरफ चलना है, ये तो हमको मालूम है, और ये मालूम होना चाहिए था क्योंकि पता है, हमारे जन्मसिद्ध अधिकार है जानना, तो उसी तरह से कीजिए। ये कभी किसी को ये बोलने की कोशिश मत करो जा हम पढ़े नहीं है बहुत दिन से तो याद नहीं है, नहीं, नेवर। यू कीप दैट एटीट्यूड कि ये हम साइंस में एंट्री मारे हैं, तो ये सब चीज तो ग्रामर वगैरह टाइप की चीजें हमको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो हम अभी पता करके याद रखेंगे।
ठीक है, ऐसा नहीं कि एग्जाम आएगा तब रटेंगे, रटने वाली चीज के अप्रोच के साथ नहीं, आप रदरफोर्ड से कंपैरिजन करो। इन्होंने बोला कि भाई आपको जैसे रेलवे ट्रैक होता है उस पर ट्रेन चलती है, वैसे इलेक्ट्रॉन जी उसी ट्रैक पे चल रहे थे। उस ट्रैक का नाम क्या है? ऑर्बिट, शेल। ये तो हम ट्रैक ट्रैक वर्ड यूज कर रहे हैं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि वो फिक्स वर्ड का मतलब क्या है। ठीक है, इसके बाद जो इन्होंने मजेदार चीज बताया, जो कि रदरफोर्ड सपने में भी नहीं सोच सकते थे, ईच ऑर्बिट इज एसोसिएटेड, ईच ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विथ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। हर एक ऑर्बिट जो है ना, ये जो ऑर्बिट आप देख रहे हो, ईच ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विथ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। हर एक ऑर्बिट कुछ ना कुछ एनर्जी से जुड़ा हुआ है। सपोज दिस ऑर्बिट, दिस ऑर्बिट, दिस ऑर्बिट, ये न्यूक्लियस है। ऑर्बिट is associated with certain amount of energy. ठीक है, what is that certain amount of energy? ये इन्होंने फॉर्मूला दिया, certain that is fixed ही बोलोगे आप, और वो एकदम फॉर्मूला फिक्स था। energy of orbit, n stands for orbit, n is orbit, number of orbit, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, ऐसा। ठीक है, माइनस 2 पाई स्क्वायर me4 ठीक है, माइनस 2 पाई स्क्वायर me4 z स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। ये जानते हो फॉर्मूला दिया उन्होंने, कहां से फॉर्मूला आया? ये कहां से फॉर्मूला आया, इसका डेरिवेशन का आपके पास ऑप्शन है, ग्रेजुएशन वगैरह में कीजिएगा। इन केस यू गो फॉर मॉडर्न फिजिक्स की तरफ जाओगे तो वहां पढ़ने को आपको मिलेगा, नहीं तो केमिस्ट्री हायर क्लासेस में ऑनर्स एमएससी में मिलेगा। कहां से आया, बस हम आपको ये बता दे रहे हैं आया कहां से। ये जो इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहे हैं, इसके बारे में कहा गया कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इज स्पिनिंग, सो न्यूक्लियस उसको लगातार अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये अपने आप को बचाने के लिए, ऑर्बिट में रखने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहा है। जैसे तुम सोचो कि तुम एक सर्कुलर पाथ में साइकिलिंग कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, तो जो अंदर का जो ग्रेविटेशनल पुल है आपको खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन आप अपना स्पीड मेंटेन करते हुए आप उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हो। तो दिस इज बेसिकली कमिंग हियर विद द फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं किया गया, आपको बस बताया गया है कि ये फॉर्मूला किस कॉन्सेप्ट के तहत लाया गया है और कहां से आया है। सही, इसके बारे में थोड़ा बहुत रदरफोर्ड ने भी बताया था। रदरफोर्ड का कहना था कि जैसे सब लोगों ने बोला ना कि भाई आपका इलेक्ट्रॉन तो गिर जाएगा न्यूक्लियस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो खींचता रहेगा, ये तो गिर जाएगा ना नीचे अंदर, इसका मास ज्यादा है, अपनी तरफ खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को तो गिर जाना चाहिए धड़ाम से। तो ये कहते थे, रदरफोर्ड ने ये वर्ड बोल करके ऊपर जाना हुआ था कि भाई कोई भी चीज मूव करता है ना, उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स रहता है, तो अपना दमखम लगा करके ये एक्सर्ट करता है अपने स्पीड से, इट गेन्स काइनेटिक एनर्जी एंड इट ट्राइज टू सेव, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, इसको काउंटर बैलेंस करता है, विच इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड आता है यहाँ पर अच्छे से कि व्हाट आर दीज वर्ड्स, लाइक व्हाट इज m, व्हाट इज e, व्हाट इज z, ये सब इंटरेस्ट होना चाहिए हम लोगों को ना। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में देखने के लिए। दिस इज योर एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, माइनस 2 पाई स्क्वायर, पाई का वैल्यू तो 22/7, m का मतलब हुआ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e4 z स्क्वायर इज एटॉमिक नंबर। क्या हुआ, बोथ साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिया, हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हाइड्रोजन का z इज एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो इनके लिए कोई मुश्किल ही नहीं था, उन्होंने फॉर्मूला लिखा था, उन्होंने जो दिया फॉर्मूला 2 पाई स्क्वायर me4 n स्क्वायर बाय h स्क्वायर, z दिया ही नहीं। तो दूसरे साइंटिस्ट लोग बाद में उन्होंने बोला कि भाई बोर्स ने तो हाइड्रोजन के बारे में क्या बताया, दूसरे के बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं, तो आपको दूसरे के बारे में सोचनी चाहिए थी, यू नीड टू राइट हियर z स्क्वायर। ठीक है, आपको z के बारे में लिखना होगा, z इज एटॉमिक नंबर वी आर टॉकिंग। अब यहाँ पर देखो मास m क्या हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज 9.1 × 10⁻³ kg।
E का मतलब क्या हो गया 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. ये सब कभी सुने हो? Have you heard about all these things? Yes, बेटा बोलिए. Have you heard about all these things? Charge is Yes. 1.6. Yes, everybody has heard. मतलब आप छोटी क्लास में पढ़े हो ना इसको? ठीक Yes, है? ma'am. हाँ. तो ये सारा कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं कर सकता है. इलेक्ट्रॉन को कोई के वैल्यू को कोई चेंज नहीं कर सकता. E के वैल्यू को कोई चेंज नहीं कर सकता. And H is Planck's constant. This is Planck's constant. ठीक है. इसके वैल्यू क्या है? क्या वैल्यू जाएगा? 6.6 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड्स. ठीक है. अब इन सारे वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया. पाई इज कांस्टेंट, m इज कांस्टेंट, e इज कांस्टेंट, n इज कांस्टेंट. सॉरी, नॉट n इज नॉट कांस्टेंट, दिस इज नंबर ऑफ ऑर्बिट. h इज कांस्टेंट. तो जानते हो इस सारे वैल्यू को पुट करने के बाद इन्होंने अलग अलग यूनिट में वैल्यू निकाला. किलोजूल पर मोल. किलोजूल पर मोल में ये वैल्यू आया -1312 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर z स्क्वायर. ठीक है. इस यूनिट में आपको केयरफुल रहना है. दूसरा 13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. तुम देख रहे हो यूनिट चेंज हुआ तो इनके वैल्यू चेंज हो गए. कांस्टेंट वैल्यू जो है वो चेंज हो गया. यूनिट चेंज मतलब इनका यूनिट आप थोड़ा सा इधर उधर कीजिएगा, जूल की जगह पे कुछ और, तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगा. नॉर्मली हम ये दोनों वैल्यू न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज करते हैं. अब तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन होना चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. यू कैन आस्क वन क्वेश्चन कि मिस ये एनर्जी नेगेटिव में क्यों डाल दिया? Why do we need to express energy in negative? ये हम लोग का आज का एजेंडा है कि why do we need to, what's the meaning of this negative sign here? और क्या हम लोग किसी की एनर्जी ऐसे बोल सकते हैं किसी इंसान का कि अच्छा वो -10 किलो जूल है, -15 किलो जूल है? ऐसे कहीं बात होती है क्या? एनर्जी तो हर समय आपका पॉजिटिव वैल्यू रहता ही है. तो हम लोग उसको नेगेटिव का मतलब क्या है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ, व्हाई आर वी एक्सप्रेसिंग इन नेगेटिव? समझ रहे हो ये क्वेश्चन? तो हम लोग के लिए सब पहले क्वेश्चन आपके दिमाग में आई बात या नहीं? ठीक है. हेलो, आर यू रेडी विद दिस क्वेश्चन नाउ? ये किसी ने पढ़ा है तो बताओ किसी ने पढ़ा है तो. व्हाई डू वी एक्सप्रेस? किसी ने थोड़ा पढ़ा है तो बताने की कोशिश करो. पहले से पढ़े होगे तो. व्हाई डू वी एक्सप्रेस एनर्जी इन नेगेटिव? कुछ याद है क्यों नेगेटिव में एक्सप्रेस करते होंगे? और व्हाई एग्जैक्टली वी आर सेइंग, साइंटिस्ट ने क्यों डाला नेगेटिव में? अब देखो एक बात हमारी समझना, सुनना ध्यान से. ये सब ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन आपका मूव करता है. ये किसने बताया? बोर्स ने. ऑर्बिट क्या होता है ना, ऑर्बिट वर्ड तुम लोग बहुत बार अर्थ का ऑर्बिट ये सब सुने हो बेटा? सुने हो? बोलो. अर्थ Yes, की sir. ऑर्बिट वगैरह सब सुनने में आया है आपको? एटमॉस्फेयर हैव यू हर्ड? व्हाट इज स्पेस? एटमॉस्फेयर सुने हो? व्हाट इज एटमॉस्फेयर? क्या है एटमॉस्फेयर? अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो कहाँ तक हो सकता है? ये सब थोड़ा सोचो बेटा. ये सारे आप लोग सब साइंस के स्टूडेंट बनने जा रहे हो, बन गए हो. एंड अलाउ योर ब्रेन टू वर्क लाइक दैट सो दैट यू विल एंजॉय. यदि तुम लोग पूरी डेप्थ के साथ एकदम पूरे, इसके क्या होगा ना, जब डेप्थ की आपको आदत पड़ने लगेगी धीरे धीरे, तो आप बहुत सारा चीज, हमने क्या बोला, यू हैव सो मच ऑफ फैसिलिटीज. आप गूगल करो, खटाक से निकालो, पता कर लो तुरंत. और हम लोग हैं जो आपके उसको संधि विच्छेद करने के लिए बैठे हुए हैं. when you ask question, we also try to look for that. और नई चीजें आती हैं तो हमारा काम होगा आपको उसको इनहेंस कराने का. ठीक है. नहीं भी पता होता है तो फिर अभी जैसे नई चीजें हमने तुमको बताया ना, कोई रिसर्च किया डाल दिया. नई चीजें रहती हैं तो we also try to find out कि एग्जैक्टली अभी क्या उन्होंने डाला है. अब हमको बताओ कि नेगेटिव में क्यों होगा. इसके लिए एक स्टोरी आपको बताएंगे. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट कल्पना चावला का बेटा नाम आप लोगों ने सुना है? यस मैम. Yes, ma'am. सब लोगों ने सुना है. आपको पता था कि वो कहाँ गई थी? उनके डेथ वाली चीज कहीं पढ़ा होगा तुम लोगों ने. Where has she gone? कुछ याद है? She had gone to space and she stayed there for 15. अभी भी सामने यदि मोबाइल वगैरह को आप गूगल कर सकते हो, डेथ बेचारी का कैसे हुआ था. वो स्पेस में अच्छा खासा रिसर्च कर रही थी. When she started coming down, स्पेस से जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर की अर्थ के, ब्लास्ट हो गया था.
पूरे परखच्चे उड़ गए थे, ठीक है, उनके साथ उनका जो स्पेस क्राफ्ट था उसके पूरे परखच्चे उड़ गए थे। तो अभी ये वही एग्जाम्पल हम कोट करेंगे इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन यू ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। ध्यान से सुनना। हमारा क्वेश्चन है कि एनर्जी को हम एक्सप्रेस क्यों करते हैं नेगेटिव में। तो एक चीज जान लो, दिस इज योर न्यूक्लियस। इसका जितना जैसे अर्थ का ग्रेविटी होता है बेटा, ग्रेविटेशनल पुल, वो जहां जहां तक अपना इम्पैक्ट डाल सकता है, मतलब अपने ऑब्जेक्ट जो ऊपर फेंका गया और गिरा सकता है, खींच सकता है। जैसे ऑब्जेक्ट को फेंकते हो ऊपर तो नीचे गिरता है ना ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, तो वो कितने हाइट तक ये काम कर सकता है। जैसे तुम ऊपर जा रहे हो, स्पेस प्लेन में गए, तो एक सर्टेन हाइट, वहां प्लेन के अंदर भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंको तो क्या नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा। तो कहां तक ऐसा हो सकता है, क्योंकि अर्थ के अपने पूरे ऑर्बिट है, कहां इन टिल व्हाट लेंथ इट इज पॉसिबल, जहां तक ये बात हो सकती है। Around 100 kilometers. कितना बेटा? Ma'am, around 100 kilometers. 110 around something. 110 और 11.6 किलोमीटर। आप चेक कीजिएगा। Ma'am, it's 100 kilometers. Because the Is it low Earth written? orbit is, ma'am, because low Earth orbit is in 100 kilometers around. अराउंड 100 किलोमीटर यदि बात कर रहे हो तो चलो उतनी दूर तक एटमॉस्फेयर होगा, ठीक है। अब उसके बाद जो उससे निकल जाते हैं, यानी कि उतनी दूर तक अर्थ जो है ना, पूरा धरती मेरी माता है वाली चीज फॉलो होगी वहां पर। हम लोग अर्थ को वी लाइक इट, तो वो हम लोग अर्थ के प्राणी हैं, क्योंकि उसके बाद आपका दूसरे प्लैनेट भी हैं, उससे ये वो दूसरे वहां के लोग दूसरे लोग हैं, स्पेस है, उसके बाद स्पेस हमारे लिए कहलाता है। यानी वी आर इजेक्टेड आउट फ्रॉम अर्थ, इट मींस वी आर इनटू स्पेस, ठीक है। एंड स्पेस में अर्थ की तरह बहुत सारा ढेर सारा गोला शोला होगा। गोला जो उस पीके वाली मूवी में बोलता था, उसी लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं। तो अब देखो क्या है कि अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए, स्पेस में यदि कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो वो अपने आप को कैसा महसूस करता है इन टर्म्स ऑफ मास। इन टर्म्स ऑफ मास वो क्या महसूस करता है, क्योंकि आप बेटा ये जो मास या वेट की बात कर रहे हैं, नॉट मास, वेट आल से, उस इंसान का वेट क्या हो जाता है स्पेस में, क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल पुल नहीं है तो इट इज जीरो। इज इट देयर और नॉट? क्योंकि व्हाट इज वेट एग्जैक्टली, यदि तुम 56 केजी के हो तो ये जान लो कि ग्रेविटी जो है आपको 56 केजी फोर्स के साथ वो आपको अपनी तरफ खींच रही है। ये तो जानते होगे, 56 उतने के साथ आपको अपनी तरफ खींच रही है। ये स्पेस में जाने के बाद दिस बिकम्स वेटलेस। आदमी को तुम देखे होगे कि फ्लोट करता रहता है। एक और अभी जो है ना वहाँ की अमेरिका में, इंडियन ही है, उनका एक बहुत वीडियो वायरल हुआ था। शी वाज इन वो स्पेस में गई हुई थी, तो बहुत ज्यादा वीडियो वो फ्लोट करते हुए, आई जस्ट फॉरगॉट हर नेम। वो अमेरिका में है, इंडियन ही है, और पेरेंट्स यहाँ के इंडियन थे, तो वो उनका नाम आता रहता है, तो वो एकदम से जुबान पे आ ही नहीं रही है। जानते हो, तुम लोग को याद होगा तो यू विल से कभी उनका वीडियो देखा होगा। अभी पता नहीं हमारे पास भी होगा तो कभी शेयर करेंगे आपके साथ। सुनीता विलियम्स। यस, विलियम याद आ गया, ठीक है, सुनीता विलियम, राइट। उनका वीडियो देखा है इधर रिसेंटली। वो लोग कैसे फ्लोट कर रहे हैं एंड दे फाइंड देमसेल्फ। वो 200 केजी का आदमी भी अपने आप को समझेगा कि वो फूल की तरह है। तो जब वेट आपका नहीं है तो आपके उस समय एनर्जी क्या होते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज गोइंग टू बी जीरो। कोई एनर्जी है ही नहीं, ठीक है। एनर्जी उस समय जीरो हो जाता है। आपको लगता ही नहीं है कि आप कुछ दम लगा रहे हो वहां पर। एनर्जी कुछ लगेगा ही नहीं कि आप कुछ किसी चीज के लिए एफर्ट ले रहे हो, तो आपकी एनर्जी वहां ज्यूम की जाती है जीरो। तो यही अर्थ के साथ भी उसी चीज को समझाने की कोशिश की गई। एटम के अंदर भी कहा गया कि जहां तक इसका ऑर्बिट है वहां तक इस न्यूक्लियस का इम्पैक्ट होगा। जितनी दूर तक ये ऑर्बिट है, एटमॉस्फेयर है उसका, ऑल दीज आर ऑर्बिट। न्यूक्लियस कुछ दूर तक अपना ग्रेविटेशनल कूलम्बिक फोर्स, यहाँ ग्रेविटेशनल नहीं बोलते हैं बेटा, यहाँ पर हम लोग कूलम्बिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। व्हाट वर्ड वी यूज? अर्थ के लिए ग्रेविटेशनल पुल बोलते हैं, यहाँ पर हम लोग कूलम्बिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बात करते हैं, ठीक है। इस कूलम्बिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के तहत वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कोशिश करेगा ऑपोजिट चार्ज की तहत। हमको थोड़ी देर के लिए इमेजिन करनी है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इंफिनिटी इज जीरो। दिस इज इंफिनिटी। अग्री करोगे? इंफिनिटी का मतलब क्या हुआ? बियॉन्ड इट्स ऑर्बिट इट्स जीरो। कर सकते हैं या नहीं? जल्दी बोलो, क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल पुल नहीं है, कूलम्बिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एट इंफिनिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एट इंफिनिटी shows
shows zero energy. अब इसी इलेक्ट्रॉन को लाने की कोशिश करो यहाँ पर, यहाँ इसके ऑर्बिट में। क्या हुआ, कल्पना चावला का जब स्पेसक्राफ्ट बेटा इजेक्ट हो रहा था, ठीक है, जिसमें वो जा रही थी, तो एटमॉस्फेयर से बाहर जब इजेक्ट हुआ ना, उसी समय उनके स्पेसक्राफ्ट में परेशानी आ गई थी। मतलब देयर वाज सम प्रॉब्लम। हम लोग को न्यूज आया, क्योंकि हम लोग बहुत बारीकी से जानते उस न्यूज को सुन रहे थे। उस समय तुमको ये दीपक तिजोरी वगैरह टाइप का आदमी हुआ करता था, वो लोग पूरा कवर कर रहा था अच्छे से। तो जिस समय 15 दिन पहले या 20 दिन पहले, हमको डेट याद नहीं है, जिसमें स्पेसक्राफ्ट जा रहा था, उस समय अच्छे अच्छे न्यूज आते थे ये सब तरह के कि अच्छे कोई जा रहा है, आ रहा है। अब तो देखो एक टिपिकल न्यूज रहता है जो कि पूरा दिन भर चलता रहता है, और उसमें आपको कुछ ज्ञान की बात जो है, जितने भी ज्ञान वाली बात है, वो सब इतना फास्ट होकर के खत्म हो जाता है। तो इन्फिनिटी पर जिस समय वो स्पेस में जब स्पेस क्राफ्ट गया, उसी समय न्यूज आया कि वो खराब हो चुका है, लेकिन स्पेस क्राफ्ट को ठीक कर दिया गया, दूसरे दिन बोला गया। कुछ उसमें टूट फुट गया, कुछ इस तरह की चीजें हुई, क्योंकि बहुत फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, बहुत फ्रिक्शनल फोर्स लगता है एटमॉस्फेयर से ही। उस टिल एटमॉस्फेयर में ही वो इट हैज टू एक्सपीरियंस अगेंस्ट ग्रेविटेशनल पुल, ऊपर जा रहा है ना, तो उसको काफी ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल एक्सपीरियंस करना पड़ता है। लेकिन जब स्पेस में एंट्री मारा तो उस समय उसका स्पेसक्राफ्ट डैमेज हो चुका था। लेकिन 2 दिन के बाद न्यूज आया, मैसेज वगैरह सब आ रहे थे, फोन आ रहे थे, तो उसमें आया कि वो उनका स्पेसक्राफ्ट उन्होंने ठीक कर लिया। जैसे कभी कभी नहीं होता है कि आपको ऐड आता है कि फेविक्विक से कप का हैंडल टूट गया तो आप उसको चिपका लीजिए, ऐसा काम किए हो कभी? चिपका लिए फेविक्विक से, लेकिन जब फिर से चाय पीने बैठे तो पूरा हैंडल निकल गया। इस तरह की चीजें होती है। चप्पल तुम चिपका लिए, फिर उसके चलने लगे, फिर उसके बाद जब चलना शुरू किया तो पूरा का पूरा चीज उखड़ गया। तो यही चीज स्पेसक्राफ्ट में उन लोगों को लगा, क्योंकि वहां ना तो वेट था ना तो एनर्जी था, उन लोगों को लगा कि ठीक हो गया। अब जानते हो स्पेस से जब वो स्पेस से आने लगे टुवर्ड्स अर्थ ऑर्बिट, जैसे ही आए पूरा न्यूज आ रहा था, जानते हो कि बस अर्थ के ऑर्बिट में आने वाला है, यहीं पर ब्लास्ट हो गया। तो सोच सकते हो कि क्या हुआ होगा यहाँ पर, ब्लास्ट क्यों हुआ? जैसे ब्लास्ट इसलिए हुआ कि दैट स्पेसक्राफ्ट वाज कमिंग विद द जीरो एनर्जी। वंस इट रीच्ड हियर, यहाँ पर जैसे यहाँ पहुंचा, इसको कोलंबिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जोर से एक्सपीरियंस करना पड़ा, और गिर न जाए उसकी वजह से अपने आप को बैलेंस करने के लिए ये इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देता है किया कि इसका स्पेसक्राफ्ट संभाल नहीं पाया और पूरा फरकच्चा उड़ गया उसका। इलेक्ट्रॉन के साथ भी यही इमेजिन करने बोला जा रहा है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट इंफिनिटी जीरो, व्हेन इट इज कमिंग इनटू ऑर्बिट, जैसे ही ऑर्बिट में आ रहा है, इट इज गोइंग टू एक्सपीरियंस कोलंबिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये एक्सपीरियंस करेगा कोलंबिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और उससे अपने आप को बचाने के लिए जो एनर्जी रिलीज करेगा, बचाने के लिए जो एनर्जी रिलीज करता है, तो सपोज करो कि 25 किलो जूल रिलीज किया, तो बचा कितना इस पे बताओ जरा सा। 25 इसने रिलीज किया तो बचा कितना? जीरो से आ रहा था इलेक्ट्रॉन, जो कि जीरो एनर्जी के साथ था, यहां पहुंचा। यदि इसने अपने आप को बचाने के लिए एनर्जी रिलीज किया तो बचा कितना? -25, राइट? तुम एक बात बताओ, तुम लोग को समझ नहीं आ रहा है एनर्जी रिलीज क्या हुआ, नहीं तो खटाक से बताते। कितने लोग झूले पे चढ़े हो बेटा? वो वाला झूला, टोरा झूला कहते हैं, जो ऊपर वगैरह घूमता है, इसमें फन पार्क वगैरह जो कहीं गए होगे, हैव यू एक्सपीरियंस? कि अब ये बोलो कि वो सब नहीं देखे हैं कभी गलती से। आप झूले पे बैठे हो, कौन स्कूल वाला झूला नहीं पूछ रहे, बोलो तो सही, हैव यू एक्सपीरियंस? मैरी गो राउंड। हाँ, मैरी गो राउंड, जायंट व्हील, खासकर जायंट व्हील कभी एक्सपीरियंस किए हो? यस मैम। जायंट व्हील या फिर बोट वाला एक्सपीरियंस किए हो? यस मैम। किया हुआ है। सबसे ज्यादा डर आपको कब लगता है? कब लोग, तुम देखे हो कि वहां चीखते चिल्लाते लोग रहते हैं, और एंजॉय भी करते हैं, चीखते चिल्लाते रहते हैं। मैम जो रोलर कोस्टर के एकदम एंड पे रहता है और फिर एकदम नीचे ले जाता है, तो मैम उसमें लगता है, जैसे वो नीचे की तरफ आने लगते हैं तो लाइक यू फील, तुमको लगता है कि हम गिरने वाले हैं। तो उस समय रस्सी चिल्ला करके और रस्सी इतने जोर से हम लोग पकड़ते हैं, लगता है कि नीचे, उस समय किसी की फोटो खींची जाए, सबके डर लगते हैं। तो उस समय पता है कि आपका, कहा जाता है कि वो सब चीज में जिसका हार्ट पेशेंट है उनको नहीं जाना चाहिए, हार्ट अटैक हो जाएगा उस दौरान।
वही चीज कहता है, क्योंकि आप अपने आप को बचाने के लिए यू आर रिलीजिंग एनर्जी, आप अपने बचाने के लिए रस्सी पकड़ लेते हो, बचोगे, लेकिन डर इतना ज्यादा उस समय रहता है कि रस्सी पकड़ लिए कभी कभी एकदम पूरे छिल जाते हैं, इतने जोर का हम लोग रस्सी पकड़ लेते हैं। सो दैट टाइम वी आर रिलीजिंग एनर्जी। कभी स्लिप किए हो, ठीक है, जिन्होंने झूले वगैरह पे चढ़ना कभी नहीं हुआ, चलो मौका नहीं मिला तुम लोगों को, कभी तुम लोगों को ऐसा लगा है कि सीढ़ी पे चल रहे हैं तो हम स्लिप कर रहे हैं और अपने आप को हम बचाए हैं बुरी तरह से? Yes, ma'am. तो जिस समय आप अपने आप को बचाने की कोशिश किए, दैट टाइम यू हैव रिलीज सो मच ऑफ एनर्जी, क्योंकि उसके बाद जो तुम्हारा डर है और अपने आप को बचाने वक्त जो तुमने एनर्जी अपने आप को बचाया बाय एग्जॉस्टिंग एक्स्ट्रा एनर्जी, आपने बाहर की तरफ एनर्जी रिलीज किया, तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, उसके बाद आप थके हुए नजर आओगे, यू विल फाइंड योरसेल्फ टायर्ड। टायर्ड का मतलब क्यों हुआ? क्योंकि यू आर लेफ्ट विथ लेस एनर्जी नाउ, लेस एनर्जी, आपके अंदर कम एनर्जी बचा है, आपने बाहर की तरफ एनर्जी फेंक दिया। तो यही हुआ, एनर्जी एट इंफिनिटी इज अज्यूम्ड एज जीरो व्हेन इट इज ब्रॉट इनटू ऑर्बिट। जब इसको ऑर्बिट के अंदर लाया जाता है उस समय ये एनर्जी रिलीज करेगा, एंड जो अमाउंट ऑफ एनर्जी बचेगा इस ऑर्बिट के अंदर इस इलेक्ट्रॉन का, दैट विल बी एक्सप्रेस इन नेगेटिव। और नजदीक लेकर आओ, और इसका कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये और एनर्जी अभी 25 किया है ना रिलीज, इसमें ये 35 रिलीज कर देगा। और नजदीक, ये हम अप्रॉक्स वैल्यू बोल रहे हैं बेटा जैसे आपको बताने के लिए, ये और नजदीक लेके आइए, जितना नजदीक आएगा सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ पर, सबसे ज्यादा भय कहाँ होगा, सबसे ज्यादा उसको बचाने का टेंशन कहाँ होगा, किस ऑर्बिट पर, किस ऑर्बिट पर? बेटा सभी लोग पार्टिसिपेट करो, ये सब चीज बस आपको अब रट करके काम नहीं चलेगा अनलेस यू जस्ट गो विद द डेप्थ, क्योंकि आपका पूरा न्यूमेरिकल्स बिना कॉन्सेप्ट के फिर चलेंगे ही नहीं। दिस इज नॉट 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड। रिमेंबर, अपने छोटे छोटे दिमाग को फैलाओ, पूरे उसको इलास्टिसिटी दीजिए। उस जो 10th स्टैंडर्ड तक कुछ वर्क नहीं किया है बेटा, आप उसको अलाउ करो। सबको दिमाग भगवान ने दिया रहता है, चलो सब अलाउ करो अपने अपने दिमाग को। सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ पर रिलीज होगा ये बता दो। फर्स्ट में, यस। क्यों फर्स्ट ऑर्बिट में? बिकॉज फर्स्ट ऑर्बिट इट्स हैविंग मैक्सिमम कोलम्बिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, सबसे ज्यादा पुल वही होगा, ठीक है? Yes. तो ये चीज जरा सा यहाँ पर जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज बेसिकली जो अपने आप को बचाने की कोशिश करने में लगाएगा। सबसे कम एनर्जी किसके साथ बचेगा, किस में सबसे कम एनर्जी बचेगा? इन विच शेल इट इज गोइंग टू बी लेफ्ट विथ मिनिमम एनर्जी। मेरी बात समझे? किस में सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज किया तो बचा, सबसे कम एनर्जी बचेगा किस में? फर्स्ट वाले, Ma'am, फर्स्ट किस वाले सेल में, फर्स्ट शेल में, राइट? पहला शेल में सबसे कम एनर्जी बचेगा, अग्री कर रहे हो? ठीक Yes, है? ma'am. उसके और बचना, रिलीज होना और लेफ्ट ओवर, ये दो अलग अलग चीज है। ये बात हम लोग को समझ में आ रही है? एग्जैक्टली इन द न्यूक्लियस और नियर द न्यूक्लियस it is going to release maximum energy, so energy left with that orbit that is going to be minimum. मेरी बात समझ रहे हो? तो अभी आप सबसे पहले हम लोग ये लिखने जा रहे हैं कि why do we express energy in negative? उसके पीछे रीजन सिंपल सा ये जाता है कि when energy of electron at infinity remains as zero, energy of electron at infinity remains zero. When it is brought near the, when it is brought near the nucleus, brought near the nucleus within orbit, the nucleus within orbit, energy is released. Agree करोगे? Energy is released. Why that energy is released? Release to overpower. To overpower लिखिएगा या overcome? To overpower or overcome what? Coulombic forces of attraction. अपने आप को बचाने के लिए करता है। हम लोग आपको क्या बोले?
आप फिसल रहे हो, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हो, तो बोलोगे ना कि बाप रे एकदम डर गए, थक गए, और तुमको बार बार बहुत देर तक वो हॉन्ट करता रहेगा कि गिर जाते तो पता नहीं सीढ़ी से कहां तक लुढ़क जाते. Overcome Coulombic forces of attraction. Hence energy left with the orbit remains in negative. Remains negative. ठीक है, समझ आ गई बात? Energy of electron at infinity remains zero when it is brought near the nucleus within the orbit. Energy is released. ये लैंग्वेज समझ में आ रहा है आपको? जल्दी बोलिए, लैंग्वेज समझ में आ रहा है या नहीं? Yes, Yes, ma'am. कोई परेशानी नहीं? हाँ, बोलिए, क्लियर है सबको? Yes, ma'am. हाँ, अब देखो आगे कैसे निकालते हैं. ये तो तुम्हारे पल्ले पड़ गया कि ये जो एनर्जी है नेगेटिव में क्यों डाला हम लोगों ने. ठीक है, ये हम लोग इसको 1 मान के चलें, हाइड्रोजन के लिए निकालते हैं. ठीक है, दिस इज 1 हियर. तुम्हारा काम क्या है आज पूरा इस, यदि अपने न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छा रखना चाहते हो तो सभी का वैल्यू 1312 डिवाइडेड बाय 1 फर्स्ट ऑर्बिट के लिए. फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n इज इक्वल टू 1 किलोजूल पर मोल. 2 minus 1312 डिवाइडेड बाय 4. ये वैल्यू आप ये लिख करके तैयार रखोगे. बेटा फिर से बता दे रहे हैं, कुछ चीजें जो हैं तुमको इतना टाइम सेव करना होगा सो दैट वी कैन डिस्कस मोर एंड मोर. बहुत जगह पे हम लोगों को टाइम सेव करना होगा. ये सब काम करके ये सब काम हम लोग क्लास में नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो वेस्टेज टाइम इसलिए होगा कि आपका कैलकुलेशन वाला चीज, अब आप बड़े हो गए, कैलकुलेशन वाली चीज अपने से आप कर सकते हो. और पर्सनली आई से इफ यू वांट टू गो विद अ क्विक, यदि तुमको क्विक कैलकुलेशन करना है, ये सब न्यूमेरिकल का एरिया आने वाला है, क्विक कैलकुलेशन करना है तो ये सारे का वैल्यू आपको फटाफट ध्यान रहना चाहिए. या तो किलोजूल पर मोल में या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल एटम में. आपको और भी वैल्यूज अर्थ्स वगैरह में भी दे देंगे. ये हो गया, 9 हो गया. ये क्या बता रहे हैं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इफ दिस इज इट इज प्रेजेंट इन फर्स्ट ऑर्बिट. ये हमको बताओ कि कौन ज्यादा है. इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट में ज्यादा है या सेकंड में ज्यादा है? Second. जल्दी बताओ. In the second orbit. Second में. सेकंड में second ज्यादा है, orbit. थर्ड में, क्योंकि माइनस वैल्यू आपका बढ़ता, माइनस वैल्यू घटता चला जाएगा. माइनस वैल्यू -2, -4, -6, -8. दिस इज व्हाट. कौन सबसे ज्यादा होगा? -2 सबसे ज्यादा होगा. आप जितना डिवाइड करते चले जाइएगा तो नेचुरली नेगेटिव वैल्यू क्या होता चला, जितना वैल्यू घटता चला जाएगा और जितना कम नेगेटिव रहेगा उसके वैल्यू हायर होते हैं. ये बात तो आपको पता है. आप जितना से डिवाइड करते चले जाओगे तो नेगेटिव वाले मतलब वैल्यू कम होते जाएंगे लेकिन नेगेटिव वैल्यू बढ़ता चला जाएगा. ये तो समझते हो. तो सबसे कम एनर्जी आपका फर्स्ट में बचा. अब मेरा एक क्वेश्चन है कि हाउ मच एनर्जी released when electron is brought in the second orbit, when electron reaches into second orbit from infinity, into second orbit. कितना एनर्जी रिलीज किया इसने? थोड़ा अपने कॉमन सेंस लगाइए. इन्फिनिटी से सेकेंड ऑर्बिट पे लाया गया तो कितने एनर्जी इसने रिलीज किए हैं? कुछ नहीं, कॉमन सेंस लगाओ जरा सा. बेटा आपसे हमने बोला कि 0 से वो यदि फर्स्ट पे आ रहा है 25 किलो जूल रिलीज किया तो खुद ही तुमने बोला 25 किलो जूल रिलीज किया तो -25 बचा. बोले थे ना अभी तुम लोगों ने बोला ना कि यस एग्जैक्टली. तुम कॉमन सेंस लगाओ. इन्फिनिटी से जब हम तुमको बोले कि देखो इसने 25 किलो जूल रिलीज किया तो बचा कितना? तुमने बोला -25. यू सेड लाइक दिस. सो किसी की एनर्जी यदि -25 है तो कितना एनर्जी रिलीज किया?
कितना एनर्जी रिलीज किया? 25। अब इलेक्ट्रॉन को यदि आप इंफिनिटी से फर्स्ट पे लाए हो, पता है कितना एनर्जी इसने रिलीज किया? +1312 किलो जूल पर मोल। तब तो -1312 है ना। ये कहता है कितना एनर्जी बचा। दिस इज सेइंग लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, एंड इसका पॉजिटिव साइन इंडिकेट करेगा कितना एनर्जी रिलीज हुआ है। तो तुमको न्यूमेरिकल्स में यही सब क्वेश्चन कैच करनी होती है। हाउ मच एनर्जी गॉट रिलीज व्हेन इट इज इन द फर्स्ट ऑर्बिट, हाउ मच एनर्जी इट गॉट रिलीज्ड व्हेन इट्स कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी से आ रहा है, सेकेंड ऑर्बिट में आ रहा है, तो कितनी एनर्जी उसने रिलीज की? 1312, वो पॉजिटिव वैल्यू होगा इसका। थर्ड पे वो पॉजिटिव होगा। कुछ समझ आ रही है बात? जल्दी बोलो। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, Yes. आगे हम बोलना चाह रहे हैं जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आपका हम समझे क्या? विद इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम ऑर्बिट, तुम 7 तक लिख लोगे वैसे ही 7 तक यू गेट रेडी प्लीज। विद द इंक्रीज in distance from the orbit, with the increase in distance from the orbit, comma, what do we say? Energy of electron, sorry, increase in distance from the nucleus. This is nucleus. Energy of electron in orbit increases. समझ रहे हो? फर्स्ट में सबसे कम बचा हुआ है, फर्स्ट में सबसे कम बचा हुआ है, क्योंकि फर्स्ट में जब इलेक्ट्रॉन आता है तो सबसे ज्यादा अपने आप को बचाने के लिए एनर्जी रिलीज करता है। क्लैरिटी है? फर्स्ट में तुम लोग खुद अभी बोले हो कि सब पहला में पहुंचते वक्त वो डर के मारे सबसे ज्यादा अपने आप को बचाने के लिए एनर्जी रिलीज किया। सबसे कम एनर्जी कहां रिलीज किया? आखिरी में, 7th में, क्योंकि वहां पर कोलम्बिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वहां उसने एनर्जी कम रिलीज किया है, तो ज्यादा एनर्जी उसके पास बचा हुआ है इलेक्ट्रॉन के पास। डिड यू फॉलो? Yes, ma'am. बेटा ये बात समझे या नहीं? ठीक है, Yes, ma'am. ये आपका काम है। हाँ ठीक है, ये अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे, क्या पढ़े ये देख। ये हम लोग स्टार्ट किए थे बोर्स मॉडल। इसमें हमने सबसे पहला पॉइंट बोला, फिर हमने बोला कि इसका एनर्जी नेगेटिव में है। तो एनर्जी नेगेटिव में बोल करके हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे थे कि भाई एनर्जी नेगेटिव में क्यों है, उसके वैल्यूज क्या क्या होंगे, ये सारी बातें हम समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी तरफ से। इसके बाद तीसरा पॉइंट हम बोलेंगे कि एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट in an orbit remains quantized. ठीक है, क्वांटाइज से कहने का मतलब क्या होता है वो सुनो। कहा गया कि वो एक फिक्स वैल्यू के साथ, जैसे एक ये वर्ड तुम सुनोगे, क्वांटाइज वर्ड। एक बात बताओ, तुम कुछ खरीदने जाते हो, सपोज करो कि हम लोग अभी रिसेंटली तो आम था, अब आम नहीं है, लेकिन आम खरीदने जाते तो सबसे पहले पूछते थे 1 kg का कॉस्ट क्या है। तो ठीक है, 50 रुपए था कुछ दिन पहले, फिर 100 रुपए हो गया, अभी शायद 100-150 मिल रहा होगा, यदि मिल रहा होगा तो 100 रुपए का 1 kg हुआ। तो तुम क्या 2 kg खरीदना चाहते हो, तो फिर से उनसे पूछोगे क्या कि 2 kg का कितना हुआ, वो इरिटेट हो जाएंगे। 3 kg का नेचुरली 300 होगा, 4 kg का 400 होगा। तो किस वैल्यू के साथ तुम्हारा kg जो खरीदोगे वो मल्टीप्लाई होता चला गया कांस्टेंट वैल्यू से साथ। तो कोई भी चीज यदि कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होता चला जाता है, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं क्वांटाइजेशन। वी यूज द टर्म क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे पहला ऑर्बिट का एनर्जी -1312 है, तुमको फॉर्मूला पता है, दूसरे ऑर्बिट का -1312 डिवाइडेड बाय 4 हुआ, तो तुम्हारा ऑर्बिट के साथ वो फिक्स वैल्यू चेंज होता चला गया। थर्ड का -1312 डिवाइडेड बाय 9 है, फोर्थ का -1312 डिवाइडेड बाय 16 है। तो आपका उस एक पर्टिकुलर वैल्यू के साथ चेंज होता गया जैसे जैसे तुमने ऑर्बिट बढ़ाया। इस पैटर्न को हम लोग क्वांटाइजेशन कहते हैं।
लेकिन अब यहाँ पर एक चीज समझो, जैसे ओला चलता है, ओला आपसे बोल देता है ना कि भाई 1 किलोमीटर का इतना रेट होगा, 2 किलोमीटर का इतना होगा, 3 किलोमीटर का इतना रेट होगा। दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। किलोमीटर के साथ वो एक फिक्स वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करता चला गया, इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन। लेकिन जब कोई चीज सेल में लगा हुआ रहता है तो कहते हैं ना कि 5 शर्ट लीजिए तो आपको पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, 2 शर्ट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। 10 लीजिए तो आपको जो सबसे 3 जो ये 2 या 3 होगा वो उसमें शायद उसके लोएस्ट वैल्यू मिलेंगे। कुछ इस तरह की बातें होती है जो तुम हर समय कंफ्यूज रहोगे कि पता नहीं क्या क्या बोला चला जा रहा है। एंड यू विल कीप ऑन आस्किंग, यू विल आस्क देम कि अच्छा आप क्या बोल रहे हो, फिर घर में बैठ करके अपना दिमाग लगाओगे, अच्छा ठीक है ये तो थोड़ा बुद्धू बना ही दिया। तो एक बात वो जो ये कहते हैं ना कि 5 पे 2 फ्री हो जाएंगे, 6 पे 2 फ्री हो जाएंगे, दिस इज नॉट कॉल्ड क्वांटाइजेशन, दिस इज कॉल्ड वेरिएशन। जो तुम नॉर्मल ऑटो में बैठते हो ना, कुछ डिस्टेंस पे चले तो तुमको अचानक से लगा, अभी ऑटो का रेट क्या चल रहा है हमको नहीं आइडिया है, लेकिन कुछ है कि बैठने का कितना होता है, 10 रुपए होता है। हाउ मच डू दे चार्ज, कोई बताओगे ऑटो पे बैठने का कितना चार्ज होता है? तुम लोग ऑटो पे नहीं बैठे हो, स्कूल वगैरह नहीं जाते थे? Nobody knows. तुम तो ऑटो भी नहीं, अच्छा ठीक है पेरेंट्स लेके जाते होंगे। ऑटो वाले में क्या होगा, कुछ डिस्टेंस, वो डिस्टेंस उसका फिक्स नहीं है, उसको उसके मुंह से जो निकल गया। और कभी कभी बच्चे बैग वाले प्यारे से बच्चे रहते हैं तो उसको कभी कभी छोड़ भी देते हैं ऑटो वाले। और कभी कभी एकदम नखरा दोगे तो भले ही तुम थोड़ा सा आधा किलोमीटर ही चले हो तो उस पर बोलेगा कि 20 रुपए निकाल दीजिए। तो यहाँ पर उसको कहते हैं, दैट इज नॉट कंसीडर्ड एज क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है एक फिक्स्ड वैल्यू के साथ बढ़ता है। ये हो गया, दैट वाज थर्ड पॉइंट। चौथा पॉइंट इज व्हाट, एंगुलर मोमेंटम remains quantized. Angular momentum remains quantized, लेकिन before quantized बोलने से पहले एक चीज समझ लो, एंगुलर मोमेंटम जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना ऑर्बिट में, एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स mvr is equal to, this is angular momentum which is equal to nh/2 मतलब कि एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम सुना होगा nv, इलेक्ट्रॉन जब स्पिन करता है तो उस समय जो मोमेंटम क्रिएट होता है सर्कल मूव करते हुए वक्त, दैट इज योर mvr, angular momentum we are focusing here. This is your linear momentum and this is your radius. This is called angular momentum. तो हर ऑर्बिट का आपका एंगुलर मोमेंटम निकलेगा, which is according to which value? For n is equal to 1, what is angular momentum? h/2 सेकेंड ऑर्बिट का 2h/2 n is equal to 3h/2 4h/2 ये बात समझ में आ रही है? तो हर एक का आपका एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा और इसके लिए भी हम लोग वर्ड यूज करेंगे कि दिस इज क्वांटाइज्ड, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, दिस इज क्वांटाइज्ड। क्यों क्वांटाइज्ड? बिकॉज दिस इज ऑल्सो चेंजिंग विद विच वैल्यू, h/2 समझ आ गई बात? तो ये कितने पॉइंट्स हमने दिया? 4 पॉइंट दिया। अब 5वां 6ठा ये हम लोग आगे के क्लास में करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जल्दी बोलो। Yes. यहाँ तक Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, yes. कोई परेशानी नहीं?